हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा मंथली करंट अफेयर का रैपिड रिवीजन सेशन होगा, जहां पर हम जनवरी 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को वन लाइनर में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक सेशन को देखिएगा। डेली करंट अफेयर में सारे करंट अफेयर मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं। यहां पर यह हमारा रैपिड रिवीजन राउंड है। एंड तक देख लेंगे तो जनवरी के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके तैयार हो जाएंगे, जो कि आने वाली एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। शुरू करते हैं। पीडीएफ की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन, 2026 से 2029 के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? तो यहां पर बात की जा रही है बीडब्ल्यूएफ मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन। इसका चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है पीवी सिंधु को, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। पीवी सिंधु पहले इस संस्था की सदस्य रह चुकी है। अब 2026 से 2029 के टेन्योर के लिए इनको नियुक्त किया गया है चेयरपर्सन बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन का। सेकेंड, महाराष्ट्र की फर्स्ट विमेन डिप्टी सीएम कौन नियुक्त की गई? तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है सुनेत्रा पवार। इनके पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार थे, इनके पति हैं, जिनका निधन हो गया था एक एक्सीडेंट में। और इनके अलावा एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अजित पवार के निधन के बाद जो दूसरे उप मुख्यमंत्री बनी ये सुनेत्रा पवार है। तो ये फर्स्ट विमेन डिप्टी सीएम बनी है महाराष्ट्र राज्य की। हाल ही में बिस्वा बंधु सेन का निधन हो गया। ये किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे? तो बिस्वा बंधु सेन ये त्रिपुरा राज्य की विधानसभा के स्पीकर के पद पर थे, जिनका हाल ही में लास्ट मंथ निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का विमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में साल में सबसे पहले आयोजित की जाती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में विमेन सिंगल का खिताब जीता है एलेना रैबाकिना ने। एलेना रैबाकिना कजाकिस्तान की टेनिस प्लेयर है। इन्होंने फाइनल में आरेना सवालेका को हराया, जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। तो विनर हो गई एलेना रैबाकिना कजाकिस्तान और रनर अप हो गई आरेना सवालेका बेलारूस। मेंस सिंगल की बात करें तो मेंस सिंगल में विनर हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के प्लेयर हैं टेनिस के, और इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया, जो कि सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। तो दोनों कैटेगरी में हमको विनर और रनर अप मिल जाते हैं, मेंस और विमेंस, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो लास्ट मंथ एक अनाउंसमेंट किया गया है इंदिरा गांधी पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड के बारे में। यह अवार्ड 2025 के लिए अनाउंस किया गया है, लास्ट ईयर के लिए। तो 2025 के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा ग्रासा माशेल को। अगर हम ग्रासा माशेल की बात करें तो यह मोजाम्बिक की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और मोजाम्बिक की पहली एजुकेशन मिनिस्टर रही है ग्रासा माशेल, जिनको 2025 के लिए इंदिरा गांधी पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड दिया जाने वाला है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? सोमालीलैंड जो कि उत्तरी सोमालिया का हिस्सा है, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यह खुद को घोषित करता है, पर वर्ल्ड के किसी भी देश ने अभी तक इसको स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता नहीं दी थी। पहला देश बना है वर्ल्ड का इजराइल, जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जो कि सोमालिया का उत्तरी पार्ट है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल मनाया जाता है 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2026। मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है इसमें एप्पल को। पहले नंबर पर यूएसए की कंपनी एप्पल को रखा गया, सेकंड पर भी यूएसए की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है, और थर्ड पर रखा गया है यूएसए की ही कंपनी गूगल को। तो ये टॉप तीनों कंपनियां गूगल की है मार्केट वैल्यूएशन के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी। पहले पर एप्पल, सेकंड पर माइक्रोसॉफ्ट और थर्ड है गूगल। ठीक है, तो दुनिया का सबसे जो मूल्यवान ब्रांड है वो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल है सबसे मूल्यवान ब्रांड।
वर्ष 2026 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी, इसे कहा जाता है कॉप 17। इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 में देखिए यहां पर एक कॉप 30 भी है, अलग अलग मुद्दों पर आयोजित किए जाते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे जलवायु परिवर्तन पर भी आयोजित किया जाता है, लेकिन यहां पर बायोडाइवर्सिटी की बात की जा रही है। यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कॉप 17। इसकी मेजबानी 2026 में अक्टूबर मंथ में करेगा आर्मेनिया। आर्मेनिया कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का मेंबर बना है, तो इस कन्वेंशन को इसने ज्वाइन किया है। अब अक्टूबर 2026 में इसकी कॉप 17 जो कॉन्फ्रेंस होगी ईयरली, उसका आयोजन भी आर्मेनिया में किया जाएगा। पटना पक्षी अभ्यारण्य और छारी डांड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये दोनों भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पटना बर्ड सेंचुरी और छारी डांड, ये दो रामसर साइट घोषित की गई है लास्ट मंथ। इनमें से पटना पक्षी अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है, और छारी डांड की बात करते तो ये कच्छ गुजरात में स्थित है। और अब इन दोनों को मिलाकर इंडिया में रामसर साइट की संख्या हो गई है 98। इनके पहले लास्ट मंथ तक 96 रामसर साइट थी। इन दोनों को मिलाकर अब रामसर साइट कितनी हो गई है? 98। पटना पक्षी अभ्यारण्य से कंफ्यूज मत होइएगा, पटना बिहार में, लेकिन ये जो बर्ड सेंचुरी है ये एटा उत्तर प्रदेश में। ओके, और छारी डांड नाम का जो एक वेटलैंड है ये कच्छ में देखने को मिलता है। तो इन दोनों को रामसर साइट घोषित किया गया है। खालिदा जिया जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है? खालिदा जिया, इनका निधन हो गया था कुछ समय पहले। ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुकी है। बांग्लादेश की ये 3 बार पीएम बनी है। इनमें सबसे पहला इनका टेन्योर जो था वो 1991 से 1996 तक का था। तो ये बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका लास्ट मंथ निधन हो गया। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री। चर्चित बेजिमियानी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? तो बेजिमियानी वॉल्केनो की बात करें तो यह देखने को मिलता है रशिया में। लास्ट मंथ इस वॉल्केनो में एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट हुआ था। वॉल्केनो के आसपास के एरियाज को बहुत ही इमीडिएट खाली किया गया था रशिया के द्वारा। तो रशिया में देखने को मिलता है बेजिमियानी वॉल्केनो, जो कि रिंग ऑफ फायर में आता है, रशिया के पूर्वोत्तर हिस्से में ये स्थित है। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह बर्ड सेंचुरी देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी आईएनएस वाक्षीर में समुद्री यात्रा की। आईएनएस वाक्षीर किस श्रेणी की सबमरीन या पनडुब्बी है? तो आईएनएस वाक्षीर की बात करें तो यह कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। ओके, भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने करवरी नेवल बेस, जो करवार नेवल बेस है वेस्टर्न कोस्ट पर कर्नाटका में, यहां पर कलवरी क्लास की आईएनएस वाक्षीर पनडुब्बी में यात्रा की। भारत की दूसरी प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की, सबमरीन में, क्योंकि इनके पहले एपीजे अब्दुल कलाम जो कि भारत के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, इन्होंने 2006 में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक में समुद्री यात्रा की थी। और अब द्रौपदी मुर्मू दूसरी भारत की प्रेसिडेंट बनी है जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की। पनडुब्बी का नाम है आईएनएस वाक्षीर और ये कलवरी क्लास की पनडुब्बी है। ओके, यात्रा कहां की गई? तो वेस्टर्न कोस्ट पर कर्नाटका में करवार नेवल बेस पर। रेयर अर्थ ऑक्साइड या एलिमेंट रिजर्व के मामले में 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के मामले में भारत वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व देखने को मिलता है चाइना के पास, सबसे ज्यादा, है ना, 44 मीट्रिक टन। सेकंड पर ब्राजील आता है, थर्ड पर आता है इंडिया ऑलमोस्ट 6.9 मीट्रिक टन के साथ। तो रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर, याद रखिएगा। चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट किस देश में स्थित है? तो मुकल्ला पोर्ट की बात करें तो यह देखने को मिलेगा यमन में। सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर कुछ समय पहले एक अटैक किया था, ठीक है।
सऊदी अरब से एक जहाज आ रहा था जो कि जो हूती विद्रोही है ना उनके लिए हथियार और ऐसी चीजें लेकर आ रहा था। तो सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर इस जो पोत था उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो सऊदी अरब ने यमन के मुकल्ला पोर्ट पर अटैक किया था लास्ट मंथ, इसलिए मुकल्ला पोर्ट सुर्खियों में था। कहां पर है? तो ये देखने को मिलेगा यमन में। किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज देने की घोषणा की है इजराइल ने। यह इजराइल का पहला पीस प्राइज होगा, अभी इसने शुरू किया है, और यह डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति को पहला दिया जाएगा। किस राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल शुरू की गई है? तो भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन टू गोल्ड पहल की शुरुआत की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश राज्य ने इसकी शुरुआत की है ताकि राज्य में भांग की खेती को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि देखिए भांग जो है ना नॉर्मली पशु पक्षी भी नहीं खाते हैं, और ऐसे केस में इसको कमर्शियलाइज करने के उद्देश्य से ग्रीन टू गोल्ड पहल को हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाली दूसरी इंडियन प्लेयर बनी है स्मृति मंधाना। इनके पहले मिताली राज पहली प्लेयर थी जिन्होंने विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए थे, और इनके बाद दूसरी बनी है स्मृति मंधाना। और ऑल ओवर वर्ल्ड देखें तो कुल चौथी महिला खिलाड़ी है वर्ल्ड में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे किए हैं, है ना। महिलाओं की बात हो रही है यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए डेली करंट अफेयर में मैं आपको पूरा करंट अफेयर डिटेल में पढ़ाता हूं। मैंने आपको शुरू में भी बोला था ये हमारा रैपिड रिवीजन राउंड है, तो हम शॉर्ट में सारे क्वेश्चन आंसर यहां पर देख रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 6 बजे आपको क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है, तो उसे वॉच कीजिए। अगर वो आप डेली वॉच करते हैं ना तो आपका किसी भी एग्जाम में, चाहे वो स्टेट की एग्जाम हो, सेंट्रल की एग्जाम हो, कभी भी करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। वहीं से आपके पूरे करंट अफेयर आएंगे और करंट अफेयर की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां पर एक और पहलू है, जीएस के पोर्शन में बहुत दिक्कत आती है स्टूडेंट को। जीएस के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, बहुत बड़ा सेगमेंट है और उसे कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपकी रैंक को प्रभावित करते हैं। इसीलिए देखिए करंट अफेयर तो आपका डेली करंट अफेयर में से तैयार हो जाएगा, यहां से तैयार हो जाएगा, लेकिन आप जीएस के लिए हमारे 100 आवर जीएस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 100 आवर में आपके पूरे जीएस को यहां पर कंप्लीट करवाया गया है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से पूरे जीएस को यहां पर आपके लिए कवर करवाया गया है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा 100 आवर जीएस कोर्स की, वहां पर आप लिंक पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इस कोर्स को अवेल कीजिए। क्योंकि काफी स्टूडेंट है जीएस का जो पोर्शन होता है उसमें स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारा है, अनलिमिटेड है। तो आपके लिए हमने एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को यहां पर कलेक्ट किया है और आपका 100 आवर में जीएस यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है। कोई भी आपको हर्डल है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डेली करंट अफेयर को भी वॉच कीजिए, मॉर्निंग में आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है 6 बजे। 2025 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो 2025 में नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025, ये आई थी लास्ट मंथ। ये क्वेश्चन भी आता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा आईएमएफ के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें बताया गया कि जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड की 4th सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है इंडिया, जापान को पीछे छोड़ते हुए। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर। ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग की बात करें तो पहले स्थान पर यूएसए है अर्थव्यवस्था के मामले में, सेकंड पर आता है चाइना और थर्ड पर आता है जर्मनी। तो ये टॉप 3 है। इंडिया चौथे नंबर पर आता है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश, यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद। हाल ही में ममाडी डोम्बोया को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ममाडी डोम्बोया की बात करें तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं गिनी देश के। ठीक है, गिनी एक अफ्रीकी देश है, इसके नए राष्ट्रपति बने हैं ममाडी डोम्बोया। रूस ने किस देश में परमाणु क्षमता से लैस
ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। तो रशिया ने परमाणु क्षमता से लैस ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है बेलारूस में। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत खतरनाक युद्ध चल रहा है। ऐसे केस में रशिया की एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, क्वेश्चन आ सकता है किस देश की है, ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल सिस्टम है रशिया का। तो रशिया ने क्या किया कि बेलारूस में इसको डिप्लॉय कर दिया, ताकि अगर यूक्रेन कोई भी ऐसा, फिर जैसे यूक्रेन ने क्या किया था कि राष्ट्रपति भवन, जो रशिया का राष्ट्रपति भवन है जहां पर पुतिन बैठते हैं, वहीं पर अटैक कर दिया था। तो ऐसे केस में इन्होंने ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय किया रशिया ने बेलारूस में। ठीक है, तो बेलारूस के क्रिचेव एयरबेस पर यह तैनात किया गया था। किस देश का है ऑर्सेनिक मिसाइल सिस्टम? तो यह रशिया का है। 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2026 को डीआरडीओ का 68 स्थापना दिवस मनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और 1 जनवरी 2026 को इसका 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। 13वें मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पुरस्कार में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये एक अवार्ड है जो कि देखिए दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के द्वारा दिया जाता है हर साल। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होता है वो ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है। ठीक है, तो 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविच को, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यह देखने को मिलेगी बिहार राज्य में। हाल ही में इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है बिहार सरकार के द्वारा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1979 में बनी थी। बिहार के कैमूर और रोहतास डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। 1505 किलोमीटर स्क्वायर ऑलमोस्ट इसका एरिया देखने को मिलता है। तो ये कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहां पर? भारत के बिहार राज्य में। 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन सा देश बना है? 1 जनवरी 2026 से यूरोजोन, वो देश जो कि यूरो को ऑफिशियल करेंसी के रूप में अपनाते हैं, तो यूरोजोन का 21वां मेंबर बना है बुल्गारिया। ये यूरोपीय देश है। किस देश ने अमेजन रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो वर्ल्ड का पहला ऐसा देश जिसने मधुमक्खी को लीगल राइट दिए हैं, यह हो गया पेरू। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि पेरू में भी फैला हुआ है, तो पेरू के क्षेत्र में एक मधुमक्खी पाई जाती है मेलीपोनिनी। यह मधुमक्खी है जो कि डंक रहित एक मधुमक्खी है, पेरू में पाई जाती है अमेजन रेन फॉरेस्ट में। तो पेरू ने क्या किया, इनके संरक्षण के लिए इनको कानूनी अधिकार दिए। इस तरीके से पेरू वर्ल्ड का पहला देश बना है जिसने मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए उनको कानूनी अधिकार दिए हैं। इंडियन विमेन्स हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंडियन विमेन्स हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है सौजर्ड मारिजाने को। सौजर्ड मारिजाने, तो सौजर्ड मारिजाने की बात करें, एक डच हॉकी कोच है, ठीक है ना, जिनको इंडियन विमेन्स हॉकी टीम का मुख्य कोच हाल ही में नियुक्त किया गया है। जल्लीकट्टू फेस्टिवल 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? जल्लीकट्टू फेस्टिवल यह आयोजित किया जाता है हर साल मकर संक्रांति के आसपास भारत के तमिलनाडु राज्य में। ओके, आपने देखा होगा ये काफी सुर्खियों में रहता है, अगर आपने कभी इसका नाम सुना हो। एक्चुअल में क्या है ना कि बेलों को बांध कर उनको भीड़ में दौड़ाया जाता है जिससे बेल एग्रेसिव होते हैं, और फिर एक प्रथा है जो कि धर्म से जुड़ी हुई है। तो ये जल्लीकट्टू है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने काफी बार इस पे बैन लगाने का भी प्रयास किया, लेकिन क्योंकि ये धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है तो ये चल रहा है। बैन इसलिए लगाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्योंकि जब बैल भीड़ में भागते हैं तो बैलों का भी मृत्यु हो जाती है, लोग भी घायल होते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए एक एग्रेसिव खेल माना जाता है जल्लीकट्टू। तो ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। भारत के खेल शासन में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता किसने की है? तो भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा ने की है।
अभी लास्ट मंथ ही अभिनव बिंद्रा ने अपनी इस रिपोर्ट को सबमिट किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में। तो भारत के स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए गठित टास्क फोर्स की अध्यक्षता अभिनव बिंद्रा ने की है। आपको पता ही है ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शूटर है, भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे 2008 में। तो ये जो टास्क फोर्स बनी थी स्पोर्ट्स गवर्नेंस में सुधार के लिए, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दी है कि खेल प्रशासन में भारत में या स्पोर्ट्स गवर्नेंस में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी को रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। रानी वेलु नाचियार भारत के किस वर्तमान राज्य की रानी थी? तो रानी वेलु नाचियार की बात करें ना, तो ये तमिलनाडु के एक रीजन की, एक क्षेत्र की रानी रही है। तो वर्तमान प्लेस देखें, स्टेट देखें, तो ये तमिलनाडु राज्य की रानी थी। रानी वेलु नाचियार की विशेषता थी कि महिलाओं की पहली प्रशिक्षित टुकड़ी अपनी सेना में शामिल करने का श्रेय रानी वेलु नाचियार को दिया जाता है। दक्षिण भारत की तमिलनाडु राज्य के एक क्षेत्र की शासिका रही है। तो इनकी जयंती थी 3 जनवरी को और भारत के पीएम ने इनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने अपना नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया है? तो भारत में वो मिनिस्ट्री जिसने अपना नया लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया, इस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, है ना। इसने जो मैस्कॉट रखा है उसको नाम दिया है सांख्यिकी, मैस्कॉट का नाम है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने अपना लोगो और मैस्कॉट लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। चर्चा में रही विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? तो विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये अलकनंदा नदी पर देखने को मिलेगा, भारत के उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर पर इसको बनाया जा रहा है, जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 444 मेगावाट है। ओके, 4 टरबाइन है और सबकी एक एक की विद्युत उत्पादन क्षमता 111 मेगावाट की है। तो ये अभी सुर्खियों में था। विष्णुगढ़ पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो उत्तराखंड, और किस नदी पर है? तो ये उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर स्थित है। वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आप सभी को पता होगा अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था और वेनेजुएला के जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको गिरफ्तार कर लिया था अमेरिका ने और वो अमेरिका की जेल में ले जाकर उनको बंद कर दिया। इसके बाद वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट की गई है डेल्सी रॉड्रिग्स। वेनेजुएला की अंतरिम प्रेसिडेंट के रूप में डेल्सी रॉड्रिग्स को अपॉइंट किया गया। इनके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? निकोलस मादुरो। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक डेटा रिलीज किया गया है जनवरी में, जिसमें बताया गया कि 2025 में सबसे ज्यादा टाइगर डेथ इंडिया में मध्य प्रदेश राज्य में दर्ज की गई। वैसे पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश राज्य में ही है। ओके, तो मध्य प्रदेश राज्य में 55 टाइगर की डेथ हुई है 2025 में। सेकेंड पर महाराष्ट्र है, 38 टाइगर का यहां पर मृत्यु हुई और केरला तीसरे स्थान पर है जहां पर 13 टाइगर की मृत्यु हुई है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में टाइगर की मृत्यु हुई और पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर भी 2022 जो टाइगर जनगणना की गई थी उसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। भारत का पहला स्वदेशी 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्था के नेतृत्व में विकसित किया गया है? तो इंडिया का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के नेतृत्व में विकसित किया गया और भारत में अलग अलग जगह पर इनको लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के नए डीजीपी बने हैं सदानंद वसंत दाते, डीजीपी। चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है? तो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो ग्रीनलैंड पर अटैक करके इसको कब्जा लेंगे।
ग्रीनलैंड है तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन यह पार्ट है यूरोपीय देश डेनमार्क का। तो डेनमार्क के कंट्रोल में है, डेनमार्क के अंडर में है ग्रीनलैंड। चर्चा में रहा EB4 वीजा भारत आने की अनुमति किस देश के नागरिकों को देता है? EB4 वीजा यह भारत आने की अनुमति देता है चाइना के नागरिकों को। चाइना के जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कि ट्रेड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को भारत आने की अनुमति देता है EB4 वीजा। तो चाइना के लोगों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया है। चर्चा में रही कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है? तो कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह प्रस्तावित है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में इसे लोहित नदी पर बनाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसकी टोटल कॉस्ट 14,176 करोड़ रुपए आने वाली है। ठीक है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में लोहित रिवर पर इसे बनाया जा रहा है और इसकी कैपेसिटी देखिए, विद्युत उत्पादन क्षमता तो 1200 मेगावाट की इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसके डेवलप किया जा रहा है, ये आप छोड़ सकते हैं, लेकिन 1200 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता है। और कलई सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर। और किस राज्य में बनाई जा रही है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाई जा रही है। हर साल भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि प्रवासी भारतीय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी भारत में 2003 में, और तब से भारत में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भी आयोजित किया जाने लगा था, लेकिन 2015 के बाद उसको 2 साल में एक बार आयोजित किया जाने लगा। तो लास्ट ईयर 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जा चुका है। तो इस साल 2026 में नहीं हुआ, अब 2027 में होगा। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को, और शुरुआत की गई थी 2003 में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ईरान को लेकर भारत के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी। 2025 में ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो लास्ट मंथ ईरान में घरेलू हिंसा काफी बढ़ गई थी। वहां के जो लोग हैं ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे थे। हिंसा इस हद तक बढ़ गई थी कि जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसने इंडियंस के लिए एडवाइजरी जारी की थी ईरान को लेकर कि भाई कोई भी ईरान ना जाए, अभी बहुत जरूरी है। तो ऐसे क्षेत्रों में आप जाओ जहां पर शांति है, बाकी अवॉइड करो ईरान जाना। तो ये मुद्दा था। ईरान में काफी हिंसा थी लास्ट मंथ। आपको पता है 2025 में ईरान में जब ऐसी कंडीशन थी तो भारतीयों को निकालने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था लास्ट ईयर, और इसका नाम था ऑपरेशन सिंधु। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। यह 2025 में चलाया गया था। उंगल कन्वई सोलुंगल कार्यक्रम की शुरुआत किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है? तो एक प्रोग्राम है उंगल कन्वई सोलुंगल, और इसकी शुरुआत की है तमिलनाडु सरकार ने। यह तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस प्रोग्राम है, ताकि जो राज्य के लोग हैं ना, वो भी गवर्नेंस में अपना योगदान दे सके। तो राज्य के जो वॉलंटियर्स हैं गवर्नमेंट के, वो घर घर जाएंगे तमिलनाडु में और उनको फॉर्म देंगे कि आप लिखो कि गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, क्या सुधार करने चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस प्रोग्राम है उंगल कन्वई सोलुंगल, जो कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम भी इसका तमिल है। इंडियन आर्मी के द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भैरव की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इंडियन आर्मी ने एक बल गठित किया है भैरव। यह एक आधुनिक युद्ध बल है। 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स की एक फोर्स है जो कि इंडियन आर्मी ने बनाई है। 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर होंगे और इनको अलग अलग जगह पर तैनात किया जाएगा। इंडियन आर्मी की पहल है और इस बल को, इस फोर्स को नाम दिया गया है भैरव। एक वेटरन एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है ना, या फिर पर्यावरणविद माधव गौडगिल का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें पद्म भूषण किस वर्ष दिया गया था, या पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो पहली चीज तो ये याद रखिए, माधव गौडगिल एक बहुत ही फेमस पर्यावरणविद रहे हैं, बहुत ही फेमस।
महाराष्ट्र राज्य से ये आते हैं। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में माधव गाडगिल का जो योगदान है ना, उसके लिए इनको 2006 में पद्म भूषण दिया जा चुका है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इन्हें धरती पुत्र के नाम से पुकारा जाता था। इंडियन गवर्नमेंट ने 1981 में माधव गाडगिल को पद्मश्री दिया था, 2006 में पद्म भूषण दिया गया था, और यूनाइटेड नेशन का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है 2024 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो बहुत ही फेमस पर्यावरणविद माधव गाडगिल, ये पूछे जा सकते हैं, याद रखना, महाराष्ट्र से आते हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2026 को किस इंटरनेशनल ईयर के रूप में घोषित किया है? यूनाइटेड नेशन ने 2026 को अंतरराष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया है 2026 को। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले जिनसन जॉनसन किस खेल से संबंधित है? जिनसन जॉनसन ने अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स खेलों से संन्यास की घोषणा की है। तो बहुत ही फेमस एथलीट थे, भारत के केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। केरला से आते हैं इंडियन एथलीट जिनसन जॉनसन, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स खेलों से संन्यास की घोषणा की है। वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड हिंदी डे ये हर साल कब मनाया जाता है? पहले तो ये याद रखो, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी मनाए जाने की 2006 में। और दिन कौन सा चुना गया? 10 जनवरी ही क्यों चुना गया? तो देखिए, इतिहास में और पीछे जाएंगे तो 1975 में पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1975 में 10 जनवरी को। कहां पर? नागपुर में। ठीक है ना, भारत के नागपुर में। तो इसकी एनिवर्सरी थी 2006 में। तब 2006 में 10 जनवरी को पहली बार वर्ल्ड हिंदी डे की भी शुरुआत कर दी गई। तब से वर्ल्ड हिंदी डे हर साल 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। 2026 में हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थीम रखी गई है वर्ल्ड हिंदी डे की। नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? नागौर राजस्थान में आता है। तो नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग दिया गया जनवरी 2026 में। यह राजस्थान राज्य से संबंधित प्रोडक्ट है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष को नियुक्त किए गए? तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ए.के. बालासुब्रमण्यम। तक्षशिला के पास यूनेस्को में शामिल भीरटीला से मिले कुषाण पीरियड कॉइन्स पर किस शासक की छवि अंकित है? तक्षशिला की बात करें तो यह वर्तमान पाकिस्तान में वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया में थी। अब यह वर्तमान पाकिस्तान में है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहां पर एक प्लेस है भीरटीला, यहां से कुषाण डायनेस्टी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और कुषाण वंश के एक शासक थे वासुदेव, उनके चित्र इन सिक्कों पर देखने को मिले हैं। और ये सिक्के कहां प्राप्त हुए हैं? तो तक्षशिला के पास भीरटीला की खुदाई से ये सिक्के निकाले गए। भारत की पहली कंप्लीटली पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? इंडिया की पहली ऐसी जिला अदालत जो कि कंप्लीटली पेपरलेस है, यह बनी है कलपेट्टा, केरल की जिला अदालत है। यहां पर सारे काम डिजिटलाइज कर दिए गए हैं, मतलब पेपर का यूज अब इस जिला अदालत में किसी भी काम के लिए नहीं किया जाएगा। तो इंडिया की पहली ऐसी जिला अदालत जो कि पूरी तरीके से पेपरलेस है, केरल की कलपेट्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। पंखुड़ी पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? पंखुड़ी पोर्टल को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये एक ऐसा पोर्टल है जहां पर बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई जितने भी स्कीम्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, अगर किसी को कंप्लेंट करना है तो कंप्लेंट बॉक्स, सब की सब एक ही प्लेटफॉर्म पर लोगों को अवेलेबल होगा। किसी भी व्यक्ति को बच्चों से जुड़ी हुई, महिलाओं से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए योजना की, तो वो सब इस पोर्टल पर मिल जाएगी, सिंगल विंडो की तरह। तो पंखुड़ी पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। उड़ाई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए किस मैस्कॉट को लॉन्च किया गया? तो उड़ाई, जो कि आधार को रेगुलेट करने वाली संस्था है, इसके द्वारा आधार से जुड़ी हुई जानकारियों को सरल बनाने के लिए एक मैस्कॉट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है उदय। ये एक एआई चैटबॉट है। किसी भी व्यक्ति को आधार से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई आधार कैसे अपडेट करवाऊं, कैसे बनवाऊं, किस ऑर्गेनाइजेशन या किस संस्था में जाना पड़ेगा,
तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये एआई चैटबॉट उसको दे देगा, जो भी जानकारी उसको चाहिए आधार से संबंधित, ताकि हर व्यक्ति आधार कार्ड को समझ सके और उसको सही तरीके से यूज कर पाए इजीली, बिना किसी झिझक के। तो उदय नाम का एक मैस्कॉट जारी किया है उड़ई नाम की संस्था ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जनवरी 2026 में उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेजर मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। तो मनोज कुमार गुप्ता उत्तराखंड हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं। पुस्तक अग्नि सारासुलो विकासिंचिना कमलम, ये एक अगर हम वर्ड देखें तो तेलुगु वर्ड है ये। तो ये जो बुक है ना, तेलुगु वर्ड है, किसके जीवन पर आधारित है? तो ये भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित बुक है। तेलुगु वर्ड एक बार फिर से पढ़ देता हूं, अग्नि सारासुलो विकासेंचिना कमलम। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, उनके जीवन के जो संघर्ष है, उनकी जो जीवनी है, इस बुक में लिखी गई है। तेलुगु बुक है जिसे लॉन्च किया गया, जिसका तेलुगु वर्जन लॉन्च किया गया था लास्ट मंथ में। ये एक लेखक है बहुत ही फेमस, यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, फॉर्मर एमपी और विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनके द्वारा तेलुगु भाषा में भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पर इस बुक को लिखा गया है। भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनेगा केई पेन्योर जिला, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट होता क्या है, इसको समझो। ऐसा जिला जो कि अपने जो नेचर और बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित रखते हुए अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाए, अपनी इनकम को आगे बढ़ाए। तो इससे जो खुशी मिलेगी ना कि हमने प्रकृति को भी सहेजा और साथ ही साथ हमारी इनकम भी बढ़ी, तो ये एक हैप्पीनेस मिलती है इससे, और इससे कहा जाता है बायो हैप्पीनेस। तो इस तरीके से इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने वाला है केई पेन्योर जिला, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सक्सगम वैली भारत के किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? तो सक्सगम वैली, अभी चाइना यहां पर निर्माण की योजना बना रहा है, जिसके कारण भारत ने काफी विरोध किया था चाइना का। यह भारत के लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक हमारा क्षेत्र है। अभी ये उस क्षेत्र में आता है जो कि पीओके में, मतलब पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके क्षेत्र में आता है। तो ये लद्दाख में है सक्सगम वैली, भारत के किस यूनियन टेरिटरी में? लद्दाख में है। किस राज्य में 26,070 करोड़ की कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 26,070 करोड़ की कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में ये जल विद्युत परियोजना बनाई जा रही है, जिसकी टोटल कैपेसिटी 1720 मेगावाट होगी। 1720 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, और इसकी हाइट, जो ब्रिज बनाया जाएगा, जो डैम बनाया जाएगा, 216 मीटर इसकी हाइट होने वाली है। तो इसे नाम दिया गया है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किस राज्य में इसको मंजूरी दी गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसके प्रोजेक्ट के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की समग्र मेडल टैली में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है या प्रथम स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दूसरा एडिशन था खेलो इंडिया बीच गेम्स का। लास्ट ईयर 2025 में आयोजित किए गए थे और अब 2026 में जनवरी में आयोजित किए गए, और इनका आयोजन किया गया दीव के घोगला बीच पर। दमन और दीव जो जॉइंट यूनियन टेरिटरी है, दमन और दीव और दादर नगर हवेली, तो दमन और दीव की टेरिटरी में दीव में एक बीच आता है घोगला बीच, यहीं पर सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया, जहां पर समग्र मेडल टैली में कर्नाटका पहले स्थान पर रहा है। कर्नाटका ने टोटल 11 मेडल अपने नाम किए, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर तमिलनाडु है 8 मेडल के साथ, और थर्ड पर है मणिपुर 7 मेडल के साथ में। पहले पर कौन? कर्नाटका। 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 83 गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने का जो रिकॉर्ड है वो ओवेन कूपर ने अपने नाम किया। देखिए, ओवेन कूपर की बात करें, ये यूनाइटेड किंगडम से आते हैं, केवल 16 साल की इनकी एज है, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। इनकी टीवी सीरीज है एडोलेसेंस,
इसके लिए इनमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का इनको दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, यूएसए में फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो सबसे कम उम्र का अवार्ड जिस व्यक्ति ने जीता है वो है ओवेन कूपर। ये आते हैं यूनाइटेड किंगडम से, केवल 16 साल की इनकी एज है। वाइमार ट्रायंगल किन 3 देशों का एक सहयोग समूह है, या किन 3 देशों का क्षेत्रीय सहयोग समूह है? तो वाइमार ट्रायंगल में शामिल है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। लास्ट मंथ इंडिया ने पहली बार ऑफिशियली एक मीटिंग की थी वाइमार ट्रायंगल के देशों के साथ। तो 3 देश आते हैं यूरोप के इस ट्रायंगल में, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। ये एक इनका ग्रुप है। तीनों देशों ने आपसी सैन्य क्षमता को विकसित करने के लिए, सिक्योरिटी के उद्देश्य से इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए एक समूह बनाया है तीनों देशों ने, जिसका नाम है वाइमार ट्रायंगल। कौन कौन आते हैं? फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। हाल ही में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 किस भारतीय सेना अधिकारी को दिया गया? यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 के लिए दिया गया है भारत की मेजर स्वाति शांता कुमार को। आपको पता है यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो भी अपनी सेवाएं देता है उसमें से किसी सैनिक को यह अवार्ड दिया जा सकता है। तो मेजर स्वाति शांता कुमार बेंगलुरु कर्नाटका से आती है। भारतीय सेना की कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की यह अधिकारी है। वर्तमान में यह सूडान में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए काम कर रही है। ठीक है, तो इसलिए मेजर स्वाति शांता कुमार को यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा, नॉर्मली 14 जनवरी को हर साल मकर संक्रांति मनाई जाती है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से पुकारा जाता है। भारत के अलग अलग हिस्सों में मकर संक्रांति अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे अगर हम पंजाब, हरियाणा में जाते हैं तो हमको बैसाखी के नाम से इसको पुकारा जाता है। ऐसे अलग अलग नाम पूरे इंडिया में देखने को मिलते हैं मकर संक्रांति के। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से या पोंगल के नाम से पुकारा जाता है। अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है, किस राज्य में स्थित है? अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये स्थित है भारत के केरल राज्य में। इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बनी है। तितली अभ्यारण्य इंडिया का पहला। संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2026 में कितना रहने का अनुमान है? तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। इसके अकॉर्डिंग 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है 6.6% का। 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.4% का है, 2026 में 6.6% का, और 2027 में यह 6.7% का है। ठीक है, तो 2026 का यहां पर पूछा गया है, तो ये कितना है? 6.6%। किस देश की विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसे हेली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो एलिसे हेली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है एलिसे हेली। 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया गया? 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ये 16 साल के बाद ये सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले 1971, 1986 और 2010 में भी यह सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जा चुका है। और अब ये 28वां कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस है, जिसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में कौन से स्थान पर है? तो एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग की। इसमें बताया गया कि फिश प्रोडक्शन के मामले में इंडिया वर्ल्ड में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चाइना आता है। वर्ल्ड में जितना भी फिश प्रोडक्शन होता है, मछली उत्पादन होता है, उसमें 30% का योगदान चाइना का है। सेकंड पर इंडिया और थर्ड पर है इंडोनेशिया। हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई।
यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश के रायसेन में यह आता है। इसका नाम एक पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के नाम पर रखा जा रहा है। आपको पता है भीमबेटका की गुफा है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन में ही है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुफा समूह है, 700 से ज्यादा गुफाएं देखने को मिलती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन भीमबेटका की गुफाओं को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने ही खोजा था 1957 में। तो इन्हीं के नाम पर अब रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम रखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। यूनाइटेड नेशन के निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय राजनयिक को नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के निरस्त्रीकरण मामलों पर जो एडवाइजरी बोर्ड है उसके अध्यक्ष भारत के डिप्लोमेट डी.बी. वेंकटेश वर्मा को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2026 से 2027 तक रहेगा। डी.बी. वेंकटेश वर्मा 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, 2021 में रिटायर हो चुके थे। भारत के फॉर्मर डिप्लोमेट, ठीक है, रशिया में भारत के राजदूत रह चुके हैं और अब ये यूनाइटेड नेशन में निरस्त्रीकरण मामलों पर एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? ये वो है जो कि जनवरी 2026 में आया है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडिया को 80वीं रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर जनवरी 2025 में जो इंडेक्स आया था उसमें इंडिया को 85 रैंक पर रखा गया था और अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया को जनवरी 2026 में 80वीं रैंक पर रखा गया है। मतलब 5 रैंक की हमारी सुधार हुई है। हर महीने भी ये इंडेक्स आता है, ठीक है, फरवरी में फिर जारी किया गया था, पर हम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये जनवरी 2026 की बात कर रहे हैं। सिंगापुर इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। जापान और साउथ कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है, इनका पासपोर्ट दूसरे स्थान पर रखा गया। डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड, इनके पासपोर्ट को संयुक्त रूप से तीसरा प्लेस दिया गया है। ओके, तो इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 80। बामनवास कांकर पंचायत किस राज्य की पहली पूरी तरीके से जैविक ग्राम पंचायत बनी है? तो बामनवास कांकर पंचायत ये देखने को मिलेगी राजस्थान राज्य में। ये जो पंचायत है ना, इसके 7 विलेज हैं इस पंचायत में और सातों की सातों विलेज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना चुके हैं। मतलब जहां पर किसी प्रकार के जो केमिकल है और इनका उपयोग या किसी प्रकार के उर्वरक जो कि प्रकृति को केमिकल उर्वरक है उनका यूज नहीं किया जाता, पूरी तरीके से जैविक तरीके से खेती की जाती है। तो बामनवास कांकर पंचायत राजस्थान की पहली जैविक ग्राम पंचायत बनी है। जंगल की आग के कारण वैली ऑफ फ्लावर मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क सुर्खियों में रहा। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भारत के उत्तराखंड राज्य में। जनवरी 2026 में जंगल की आग के कारण यह सुर्खियों में रहा था। कभी आपसे यहां पर फ्लावर वैली की बात की गई है तो उत्तराखंड में, कभी आपसे साइलेंट वैली पूछे तो याद रखिएगा वो केरल में है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के नए प्रबंध निदेशक को नियुक्त किए गए हैं। तो आईटीबीपी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में शत्रुजीत सिंह कपूर की नियुक्ति की गई है। ओके, इनको डायरेक्टर जनरल आप बोल सकते हैं। शत्रुजीत सिंह कपूर डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं, इसको सही कर लेना। 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जाएगा? 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन, इसका आयोजन किया जाएगा केरला के कोच्चि में और आयोजन होगा 23 से लेकर 26 फरवरी 2026 तक। केरला के कोच्चि में 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21वां एडिशन किस संगठन ने जारी किया है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का 21वां एडिशन जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इस जो रिपोर्ट है ना, काफी सारी चीजों को एड्रेस किया जाता है तो हम डेप्थ में नहीं जा रहे, बस आप इतना याद करिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जारी करता है। यमन के प्राइम मिनिस्टर सलेम बिन बुरेक के रिजाइन के बाद यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो यमन के प्राइम मिनिस्टर सलेम बिन बोरेक के रिजाइन के बाद यमन देश के नए पीएम के रूप में शाया मोहसिन जिंदानी को अपॉइंट किया गया है ना। तो शाया मोहसिन जिंदानी
ये यमन के नए पीएम के रूप में अपॉइंट किए गए जनवरी 2026 में। वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल पीस प्राइज मेडल डोनाल्ड ट्रंप को गिफ्ट दिया है या भेंट किया है? तो आपको पता है 2025 में नोबेल पीस प्राइज किसको दिया गया था? यह वेनेजुएला की एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है मारिया कोरिना माचाडो। तो मारिया कोरिना माचाडो ने अपना जो नोबेल प्राइज है ना, वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भेंट स्वरूप दिया है। तो 2025 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वेनेजुएला की एक्टिविस्ट मारिया कोरिना माचाडो को। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर प्राइज किस वैज्ञानिक को प्रदान किया गया? तो जनवरी 2026 में इन्वायरमेंट के क्षेत्र में दिया जाने वाला टाइलर प्राइज दिया गया है टोबी कियर्स को। यह एक अमेरिकी बायोलॉजिस्ट है, टोबी कियर्स। इनको 2026 का टाइलर प्राइज दिया गया है। आपको पता है टाइलर प्राइज जो है ना, ये इन्वायरमेंट का क्षेत्र का नोबेल कहलाता है। तो किसको दिया गया? अमेरिकी बायोलॉजिस्ट टोबी कियर्स को यह अवार्ड दिया गया है। भारत के 92 चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इंडिया के 92वें शतरंज चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। आर्यन वार्ष्णेय दिल्ली से आते हैं। इनके पहले इंडिया के 91वें चेस ग्रैंड मास्टर बने थे राहुल वीएस, और अब बने हैं आर्यन वार्ष्णेय 92 चेस ग्रैंड मास्टर। स्पितुक गुस्टोर फेस्टिवल किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आयोजित किया जाता है? स्पितुक गुस्टोर फेस्टिवल, इसका आयोजन किया जाता है लद्दाख में। लद्दाख में एक मठ है बौद्ध धर्म का, स्पितुक मठ, इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा स्पितुक गुस्टोर फेस्टिवल। तो ये लद्दाख में वहां के जो बौद्ध अनुयायी है स्पितुक मठ में इसका आयोजन करते हैं, और यहां पर लद्दाख में मुखौटा नृत्य किया जाता है जो कि तिब्बती बौद्धों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो स्पितुक गुस्टोर फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? जनवरी 2026 में। तो ये लद्दाख में बौद्ध अनुयायी आयोजित करते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हाल ही में अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो इस संस्था की स्थापना की गई थी 1875 में। 15 जनवरी 2026 को इस संस्था ने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। 15 जनवरी 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापित हुआ था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 किस टीम ने जीती है? तो क्रिकेट की डोमेस्टिक प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब विदर्भ ने अपने नाम किया है। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को हराया और सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। तो विनर हो जाता है विदर्भ और रनर अप हो जाता है सौराष्ट्र। भारत के किस बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग काउंसिल का मेंबर नियुक्त किया गया है? इंडिया के वो बॉक्सर जो कि एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर बने हैं, ये हैं विजेंदर सिंह। ओके, आपको पता है विजेंदर सिंह भारत के पहले ओलंपिक बॉक्सिंग मेडलिस्ट हैं। ये बॉक्सिंग में इंडिया के लिए पहला मेडल विजेंदर सिंह लेकर आए थे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बॉक्सिंग में। अब ये एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के मेंबर नियुक्त किए गए हैं। युगांडा का नया प्रेसिडेंट किसे निर्वाचित किया गया? युगांडा जो कि एक अफ्रीकी देश है, कंपाला इसकी कैपिटल है, इसके नए प्रेसिडेंट योवेरी मुसेवेनी अपॉइंट किए गए। तो योवेरी मुसेवेनी युगांडा देश के नए प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं। 11वां अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र में हर साल आयोजित किया जाता है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और इस बार इसका 11वां एडिशन आयोजित किया गया, जिसमें पद्म पाणि पुरस्कार यह दिया गया है इलैया राजा को। फिल्मों के क्षेत्र में योगदान के लिए यह अवार्ड दिया जाता है, पद्म पाणि पुरस्कार। ठीक है ना? तो अगर इलैया राजा की बात करें तो बहुत ही फेमस एक संगीतकार है ना, तमिल भाषा के संगीतकार हैं, लेकिन तमिल के अलावा तेलुगु, हिंदी और काफी अलग अलग लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए। तो इनको पद्म पाणि अवार्ड से सम्मानित किया गया तमिलनाडु के तमिल संगीतकार इलैया राजा को। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? पहली चीज तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी कौन करता है?
तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा। यह पहली बार ही जारी किया गया है ये वाला इंडेक्स। यह देखा जाता है कि कौन सा देश वर्ल्ड के प्रति जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शांति स्थापित करेगा, डेमोक्रेसी के लिए काम करेगा, वर्ल्ड को एक परिवार समझेगा, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितना अच्छा निभा पा रहा है वर्ल्ड के प्रति। यह होता है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में। इस इंडेक्स में इंडिया को 16वीं रैंक पर रखा गया है। पहले नंबर पर है सिंगापुर, सेकंड पर स्विट्जरलैंड और थर्ड पर है डेनमार्क। टोटल 154 कंट्रीज को यहां पर रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया को 16वीं रैंक दी गई है। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जाएगा? सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यह आयोजित हो चुका है, ठीक है ना। पहला जो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है ना, यह अप्रैल 2023 में दिल्ली में ही आयोजित की गई थी, और अब दूसरी भी नई दिल्ली में ही आयोजित की गई है। आंध्र प्रदेश का होप द्वीप किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है? तो आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड देखने को मिलता है, होप आइलैंड, जो कि आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। अब बात आती है कि आइलैंड सुर्खियों में क्यों है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी विकसित की जाएगी। अभी तक भारत की जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है आंध्र प्रदेश में ही, वहां से लॉन्च की जाती है इसरो के द्वारा। लेकिन अब दूसरी सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी विकसित की जाएगी होप आइलैंड पर, यह भी आंध्र प्रदेश में, और यह होप आइलैंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलों से संन्यास की घोषणा की है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया था? पहली चीज तो ये याद रखिए कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? बैडमिंटन प्लेयर है। इन्होंने जनवरी 2026 में इंटरनेशनल खेलों से संन्यास की घोषणा की है। सानिया नेहवाल को पद्म भूषण दिया गया था 2016 में, ठीक है। तो याद रखिएगा, साइना नेहवाल की यहां पर बात हो रही है, बैडमिंटन प्लेयर। इनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था 1990 में। ओलंपिक मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थी ये सानिया नेहवाल। सानिया नहीं, सॉरी, साइना नेहवाल, सही पढ़िएगा इसको। लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। ओके, तो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बनी जिन्होंने बैडमिंटन में कोई मेडल जीता ओलंपिक में। अर्जुन अवार्ड इनको 2009 में दिया जा चुका है। खेल रत्न 2010 में दिया गया था, पद्मश्री 2010 में दिया गया था, और पद्म भूषण फाइनली इनको 2016 में दिया गया। ओके, तो साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर, अब इन्होंने जनवरी 2026 में रिटायरमेंट ले लिया है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में एक्सरसाइज दोस्ती के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। ओके, तो तीनों देशों के मध्य में आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए और जो मिलिट्री एक्सरसाइज के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। मालदीव के माले में इस बार यह 17th एडिशन का आयोजन किया गया है। एक नेवल एक्सरसाइज के तौर पर आयोजित किया जाता है, मतलब जो कोस्ट गार्ड है ना तीनों देशों की, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि कभी इंडियन ओशियन में अगर कोई क्राइसिस आता है तो ये तीनों देश आपस में मिलकर कोई भी जॉइंट ऑपरेशन चला सके। तो इस बार ये 17वां एडिशन मालदीव के माले में आयोजित किया गया। जब ये शुरू हुआ था तो 1991 में शुरू हुआ था, तब दो ही देश शामिल थे, इंडिया और मालदीव। आगे चलकर श्रीलंका जुड़ा और अब इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में आयोजित की जाती है एक्सरसाइज दोस्ती। ओके, एक नेवल या मरीन एक्सरसाइज आप इसे समझिए। इस बार इसका 17वां एडिशन आयोजित किया गया था। साल का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन नौकेन किस महासागर में आया है? साल का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात नौकेन, यह जनवरी 2026 में आया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन ने इसने फिलीपींस को प्रभावित किया। फिलीपींस के लुजोन आइलैंड से टकराया था और सबसे ज्यादा तबाही लुजोन आइलैंड पर ही इसने मचाई थी। फिलीपींस इससे प्रभावित हुआ था। तो साल का पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है नौकेन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। यह जनवरी 2026 में बना था। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा घोषित
सेमोजी इलक्किया विरुधु पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होगी? तो ये तेलुगु वर्ड है, एक बार फिर से इसका नाम सुन लो, सेमोजी इलक्किया विरुधु अवार्ड। तमिलनाडु सरकार ने इसे घोषित किया और इसकी पुरस्कार राशि होगी 5 लाख रुपए। यह नेक्स्ट ईयर से दिया जाएगा। हे क्या समझो, एक लिटरेचर अवार्ड है, नॉन हिंदी लैंग्वेज की बुक्स के लिए यह अवार्ड दिया जाएगा। हिंदी को ऐड नहीं किया गया है, नॉन हिंदी लैंग्वेज यहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है। तो ऐसी बुक्स को यह अवार्ड दिया जाएगा तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अभी यह अनाउंस हुआ और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट ईयर से यह अवार्ड दिया जाएगा। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम सुना होगा कुंभलगढ़ के किले का, कहां पर है? राजस्थान में। तो यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसी के आसपास राजस्थान में स्थित है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? इंडियन विमेन फुटबॉल टीम की नई मुख्य कोच अमेलिया वॉलवर्डे को नियुक्त किया गया। अमेलिया वॉलवर्डे की बात करें तो एक कोस्टा रिका की विमेन्स फुटबॉल टीम की कैप्टन रही है कभी, और अब यह कोच बनी है इंडियन विमेन्स फुटबॉल टीम की हेड कोच या मुख्य कोच। हाल ही में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने धारीदार बाघ तितली को राज्य तितली घोषित किया है? तो यह यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। इसने क्या किया है, अपने यहां पर पाई जाने वाली एक धारीदार बाघ तितली, इसे राज्य बटरफ्लाई या स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा दिया है। इस तितली का साइंटिफिक नेम डेनियस जेनुटिया है, साइंटिफिक नेम। तो चंडीगढ़ राज्य जिसने धारीदार बाघ तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया। यूनियन कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस फाइनेंशियल ईयर तक जारी रखने की मंजूरी दी है? अटल पेंशन योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे 2030-31 के फाइनेंशियल ईयर तक जारी रखने की अनुमति दी है। यह जो योजना है ना, ये एक पेंशन स्कीम है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा। योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद जो 60+ एजेड लोग हैं, उनको 1000 से 5000 रुपए प्रति माह की गारंटेड पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत इसे शुरू किया गया था इंडिया में मई 2015 में, धीरे धीरे एक्सटेंड किया गया और 2025-26 तक ये फाइनली वैध थी। इस बार ये खत्म हो जाती तो अब इसे आगे बढ़ाकर 2030-31 तक के लिए कंटिन्यू किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अटल पेंशन योजना अब कब तक कंटिन्यू रहेगी? 2030-31 तक। यह वैध कब तक थी? तो यह फाइनेंशियल ईयर 2025-26 तक ही वैध थी। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे जो सेफ शहर है, जो सेफ सिटी है, वो है 46 नंबर पर बेंगलुरु कर्नाटका। हालांकि ये 46 नंबर पर है। और देखिए क्या होता है कि ये जो इंडेक्स है ना, इसमें पूरे वर्ल्ड के जो मेन हेड शहर है उनको रैंक किया जाता है उनकी सेफ्टी के आधार पर। एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है नुम्बियो, ये देता है नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स हर साल। इंडिया का सबसे सेफ सिटी इसने घोषित किया है कर्नाटक के बेंगलुरु को। ऑल ओवर इसकी रैंक है वर्ल्ड में 46 है, लेकिन इंडिया में ये टॉप पर है, सबसे सुरक्षित शहर। अगर हम रैंक में सबसे टॉप पर देखें इंडेक्स में, तो पहले नंबर पर है चीन का किंगदाओ शहर, पहली रैंक पर है। सेकंड पर यूएई का अबू धाबी रखा गया और थर्ड पर कतर के दोहा को रखा गया है। ओके, इंडिया में सबसे सेफ शहर है बेंगलुरु, जो कि इस लिस्ट में 46 रैंक पर है। इंडिया के टॉप 3 सेफेस्ट सिटी की बात करें तो बेंगलुरु कर्नाटका 46, फिर उसके बाद गुजरात का अहमदाबाद 87 रैंक पे है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और फिर राजस्थान का जयपुर 106 रैंक पर है ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन ये इंडिया से अगर टॉप 3 शहर देखें तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स में ये टॉप 3 है। इंडिया की सबसे सेफ सिटी कौन है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटका 46 रैंक पर। लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे मंथली करंट अफेयर रैपिड रिवीजन का। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया है?
तो इंडिविजुअल कैटेगरी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार यह दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को। आपको पता है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है और उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अनाउंस करती है। जिन्होंने आपदा प्रबंधन के लिए काम किया उनको दिया जाता है। अब दो कैटेगरी होती है, इंडिविजुअल कैटेगरी किसी व्यक्ति को दिया जाता है और एक होती है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी, किसी संस्था को दिया जाता है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने के लिए। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में इस साल ये जो अवार्ड है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया। इन्होंने केरल में आपदा प्रबंधन के लिए अच्छा काम किया है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये जो अवार्ड है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया गया आपदा प्रबंधन के लिए उनके काम के लिए। यह है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026। इजी। तो यहां पर हमने जनवरी 2026 के टॉप 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को रैपिड रिवीजन फॉर्म में डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन यहां पर मैंने आपको बताया, आंसर बताया। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। 100 आवर जीएस कोर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप जीएस को ज्वाइन कीजिए। जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। डेली करंट अफेयर को लगातार वॉच कीजिए। डेली में आपके लिए मॉर्निंग में 6 बजे डेली करंट अफेयर लेकर आता हूं। अगर आप वो कंटिन्यू देखेंगे तो आपको फिर करंट अफेयर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे किसी और अदर सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।